नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे इस नो योर लीगल राइट्स चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ आया हूं। ये टॉपिक का नाम है कि प्रॉपर्टी के असली मालिक का पता कैसे लगाएं। दोस्तों, आप ये सोचेंगे जैसे मैं ये टॉपिक का नाम लिया कि भाई असली मालिक का पता कैसे लगाएं, तो आप ये कहेंगे कि जिसका पेपर पे नाम होता है, जिसका नाम रिकॉर्ड में होता है, वो असली मालिक हो गया प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसका प्रॉपर्टी पे नाम है या जिसके नाम का डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। और किस तरह से मालिक हो गया, दोस्तों यही चीज़ को जानने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स पे नाम होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी का मालिक कैसे नहीं है और वो प्रॉपर्टी क्यों सेल नहीं कर सकता, क्यों वो बेच नहीं सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये समझना है तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको इसमें दी गई जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि असली मालिक का पता लगाते हैं कि वो प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। दोस्तों, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये एग्जाम्पल समझना है। जैसे ये प्रॉपर्टी जो है, ए व्यक्ति ए बी को बेचना चाहता है, ये बी को बेचना चाहता है, तो बी जो है, अब बी को प्रॉपर्टी खरीदनी है ए से, तो बी ने क्या करना है। यहां पे बी ने ए से चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगना है कि भाई ए ने किससे प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसने ए से खरीदी थी उस व्यक्ति ने किससे खरीदी थी। तो इस तरह से चेन ऑफ एग्रीमेंट मांगना है पहले। लेकिन अभी हमने एग्रीमेंट का नाम लिया, तो वो कौन सा एग्रीमेंट है? वो एग्रीमेंट टू सेल है या सेल डीड है? ये दोनों में बहुत अंतर है। तो हम एग्रीमेंट टू सेल पे आते हैं। यदि ए ने दो चेन ऑफ एग्रीमेंट बी को प्रोवाइड किए और वो दोनों जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट सेल डीड नहीं है। एग्रीमेंट जो है वो सेल डीड नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है। यानी ए ने भी जिससे खरीदी थी प्रॉपर्टी, वह व्यक्ति ने भी एग्रीमेंट टू सेल करके ही दी थी, और उसके पास भी जो था, उसने जो खरीदी थी, उसने भी एग्रीमेंट टू सेल करके ही खरीदी थी। तो दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब यह है कि, और वो रजिस्टर्ड है, एग्रीमेंट टू सेल वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है। लेकिन फिर भी क्या एग्रीमेंट टू सेल के आधार पे ये जो ए है उस प्रॉपर्टी का मालिक हो गया फुल? क्या उसके पास राइट, टाइटल, इंटरेस्ट उसके नाम से ट्रांसफर हो गया? यही आपको जानना है। क्या हो गया, क्या मालिक? तो सबसे पहले मालिक हो गया नहीं हो गया, ये ऑनर है या नहीं है, वो जानने से पहले ये जानेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल क्या है। एग्रीमेंट टू सेल ये एक बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट ऐसा है कि बेचने वाला खरीदने वाले को देने के लिए तैयार हो गया है। यानी बेचने वाला जो है खरीदने वाले को बेचने के लिए तैयार हो गया है। एक इसका ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। किसके बीच में? बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में। और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि वो बयाना कितना देगा, उसने बयाना दिया कितना, कितने में मतलब डील डन हुई है, खरीदने वाला कितने में वो प्रॉपर्टी खरीदेगा,
उसके बाद वो पहले एडवांस कितना देगा, फिर बीच में कैसे कैसे कितना कितना पैसा देगा, और अंत में कितना पैसा देगा। यानी अंत में जब सेल डीड रजिस्टर्ड होगी तब कितना पैसा देगा। लेकिन प्रैक्टिकली सेल डीड तो कोई बनाता ही नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं। ये कंडीशंस लिखी होती हैं, आखिरी में जो पैसा है वो दे दिया जाता है, और उस एग्रीमेंट को यानी एग्रीमेंट टू सेल को ही रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। तो क्या, अब बड़ा क्वेश्चन यहां ये है, क्या एग्रीमेंट टू सेल के आधार पे राइट टाइटल इंटरेस्ट जो है यानी ऑनरशिप खरीदने वाले के नाम से ट्रांसफर हो जाती है क्या? अगर एग्रीमेंट के मुताबिक देखेंगे और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मुताबिक देखेंगे तो राइट टाइटल इंटरेस्ट, चाहे वो जमीन हो चाहे वो फ्लैट हो, ट्रांसफर नहीं होता है। तो अब ये कहेंगे, क्या ए बी को, जिसके पास कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं है, वह प्रॉपर्टी बी को बेच सकता है? तो दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के हिसाब से वो सेलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, बेच नहीं कर सकता है, उसे बेचा नहीं जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई उसने तो एग्रीमेंट सेल पे खरीदा था, और अभी बी जो है, बी कह रहा है कि भाई ये तो एग्रीमेंट टू सेल है, रजिस्टर्ड है, तो इसमें खरीदने में हानि क्या है? दोस्तों, हानि ये है यानी लॉस ये है कि यदि एग्रीमेंट टू सेल, जिसके पास अभी भी एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है, उसके पास राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं है, यानी उसकी प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप होती है वो उसके पास नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या है, पेपर तो है उसके पास, डॉक्यूमेंट तो है, एग्रीमेंट टू सेल, उसका नाम भी लिखा है कि उसने इस व्यक्ति से खरीदा है, और बेचने वाले का भी नाम लिखा है कि उसने इसको बेचा है। ये होने के बावजूद भी उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट उसके पास नहीं है और वो बेच भी नहीं सकता है। फिर भी कहता है इसमें हानि क्या है खरीदने में? दोस्तों, हानि है। हानि यह है कि जो अभी ए जो खरीदा है एग्रीमेंट टू सेल, उसके पास भी है। अब जिसने खरीदा था उसके पास भी एग्रीमेंट टू सेल था। अब जिससे उस व्यक्ति ने खरीदा होगा, यदि उसके पास उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, खुद की खरीदी, और उसके पास कन्वेंस है, तो वो क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि देखिए एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, कंडीशन नहीं हुई थी, आपने कहा कि एग्रीमेंट टू सेल बना करके रजिस्टर्ड कर दो, उसके बाद जब मैं पूरा पैसा दूंगा तो सेल डीड बनेगी और सेल डीड आपको रजिस्टर्ड करवानी है। लेकिन आपने एग्रीमेंट टू सेल बना के उसको छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं किया, तो ये बी को नुकसान हो सकता है। ये बी यदि खरीदना चाहता है तो उसे वो खरीद सकता है, खरीदे, वो उसकी मर्जी है। हालांकि वो जिसकी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, जिसका नाम उस पेपर में दर्ज है, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अब बी क्या करता है, रिस्क लेके उसको खरीद लेता है। प्रैक्टिकली इस तरह से चलता है, जब तक कोई व्यक्ति इसके पर ऑब्जेक्शन नहीं लेता है सिविल मैटर में, तब तक चलते रहता है। तब तक वो बोलता है देखा हमने खरीद लिया, कहाँ, हमारे पास तो सारा चीज है, क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन
जब भी कोई क्लेम करेगा उस वक्त बी को प्रॉब्लम हो सकती है। बी जो पैसा दे रहा है खरीदने के टाइम, यानी एग्रीमेंट टू सेल के बेस पे जो खरीद रहा है, जिसके पास राइट टाइटल इंटरेस्ट, यानी वो असली मालिक नहीं है उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसके साथ सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसका कोई असली मालिक कोई और है जिसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, वो व्यक्ति है। यदि वो व्यक्ति ने क्लेम कर दिया तो बी को लॉस हो सकता है, बी अपनी गाढ़ी कमाई गंवा सकता है। तो बी ने यह चीज खरीदने से पहले, जिसके नाम का एग्रीमेंट टू सेल है, उसको सबसे पहले बोलना चाहिए कि देखो हम आपकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जो मैं खरीदना चाहता हूं उसको सबसे पहले आप क्लियर करो, राइट टाइटल इंटरेस्ट अपने नाम ट्रांसफर करा के लो, फिर मैं आपसे खरीदूंगा। क्योंकि जब उसके पास राइट टाइटल इंटरेस्ट है ही नहीं, यानी वो ऑनर अभी तक बना ही नहीं है, तो वो चीज को वो कैसे बेच सकता है जो उसकी चीज है ही नहीं। तो देखा कि प्रॉपर्टी पे यानी डॉक्यूमेंट पे नाम होने के बावजूद भी वो जो है असली मालिक नहीं है। उसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे ज्वाइंट फैमिली है। अब ज्वाइंट फैमिली में वो दादाजी की प्रॉपर्टी है, यानी ए, बी और सी, यानी सी जो है सी के दादाजी की प्रॉपर्टी है, बी जो है बी ए का जो है लड़का है, बी लड़का है ए का, सी जो है वो पोता है। तो जो ए है, अब ए ऐसे ही एक्सपायर हो जाता है, यानी ना तो विल करता है, ना कोई गिफ्ट देता है, ना कुछ करता है, और ऐसे एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद उसके लड़के बचते हैं, लड़कों के लड़के बचते हैं। तो क्या अब उसमें 4 भाई हैं और वो 4 भाइयों में डिवीजन नहीं हुआ, तो क्या पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसमें से कोई एक लड़का प्रॉपर्टी बेच सकता है? दोस्तों, नहीं बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उसका वो ऑनर नहीं है, उसका वो मालिक नहीं है। उस प्रॉपर्टी के मालिक 4 हैं। तो वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या तो चारों बेचे तो आप खरीदो, यदि उसमें से कोई एक बेच रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, या फिर उस बेचने वाले व्यक्ति के पास पार्टीशन डीड होनी चाहिए कि भाई उसका पार्टीशन हो चुका है, पार्टीशन का उसके पास कोई ना कोई एक दस्तावेज होना चाहिए, तो ही आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। देखिए, उसका नाम है, प्रॉपर्टी में नाम है। प्रॉपर्टी में नाम होने से ये नहीं है कि वो पूरा मालिक हो गया उसका, उसके 4 मालिक हैं, यानी उसका उसके अंदर शेयर है, वो मालिक पूरी तरह से नहीं है। यदि वो पूरी तरह से मालिक नहीं है तो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, समझे कि हम प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम कैसे पता लगाएं कि उसका असली मालिक कौन है, उस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। तो प्रॉपर्टी का असली मालिक का पता लगाने के लिए आपको चेन ऑफ एग्रीमेंट चेक करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार से सर्च रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी, और फिर समझना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट है, तो क्या इस डॉक्यूमेंट बेस पे हम प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उस फ्लैट को खरीद सकते हैं। यदि एग्रीमेंट टू सेल है तो क्या उस एग्रीमेंट टू सेल के बेस पे हम खरीद सकते हैं। यदि सेल डीड है तो क्या सेल डीड के बेस पे हम खरीद सकते हैं। हाँ, सेल डीड के बेस पे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सेल डीड का मतलब क्या है कि राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। एग्रीमेंट टू सेल से राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है, दैट इज अ टर्म्स एंड कंडीशन।
उसमें टर्म्स कंडीशंस होती हैं, वो एक जस्ट एग्रीमेंट होता है मेन ओनर से और खरीदने वाले के बीच में कि ये दोनों पार्टियां सहमत हैं एक बेचने के लिए और एक खरीदने के लिए। लेकिन वो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड हो गया, उसके आगे जब फाइनल डील होती है उसमें सेल डीड नहीं बनती है तो उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है, एग्रीमेंट टू सेल ही रह जाता है, यानी उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट उस खरीदने वाले व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर नहीं होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। और यदि फैमिली प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में यदि पार्टीशन नहीं हुआ है तो किसी एक व्यक्ति के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का जो बेचने वाला है वो मालिक नहीं है पूरी तरह से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं फाइनली कहूँगा कि मेरे इस चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हर छोटी मोटी जानकारी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।